महाराज की सेवा करने का एक और मौका मिला, और इसके लिए मैं सोनिया आंटी का और आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब सत्संग शुरू करने से पहले 2 रिक्वेस्ट हैं। आप में से जो भी वीडियो ऑन कर सकते हैं, प्लीज कर लीजिए, क्योंकि जब तक फेस टू फेस आमने सामने नहीं होंगे, सत्संग करने का मजा ही नहीं आएगा। सत्संग तो सुनने और सुनाने के बीच में है। आप अपनी वॉइस म्यूट रखें, लेकिन वीडियो ऑन कर लीजिए। जय गुरु जी। सत्संग शुरू करता हूँ। ये बात 2000 की है, जब बिटिया की हम तकलीफ से, बीमारी से स्ट्रगल कर रहे थे, और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमने करना क्या है। उस टाइम में हमें राज का एक मैसेज आया, मेरी कलीग है उनके थ्रू, कि राज एक गुरुजी हैं, बहुत पावरफुल हैं, और वो आपकी बेटी को ठीक कर देंगे। तो पेरेंट्स के लिए इससे बढ़िया क्या बात हो सकती। मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे ले चलो, मैं जरूर चलूंगा जहां भी ले चलना है। उस रात को मुझे एक ड्रीम आया। हम दोनों, मैं और जिन्होंने मुझे मैसेज दिया था, हम कहीं पे जाते हैं, दरवाजा खुलता है, उनको अंदर आने दिया जाता है, और मुझे बोला आप अकेले आना, किसी के साथ मत आना। अगले दिन मैंने उनको फोन किया, बोले भाई जहां भी आप मुझे जाने को बोल रहे हो, मुझे वहां खुद जाना होगा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। ये बात बहुत बाद में समझ में आई कि गुरुजी महाराज क्या इंडिकेशन दे रहे थे। इस पे थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन अभी एड्रेस पता किया अपनी आंटी के साथ, एम्पायर स्टेट के सामने से निकलते हुए मैंने बोला यहाँ एक गुरुजी है, ये हमारी बेटी को ठीक कर देंगे, बहुत पावरफुल हैं, लेकिन मैं यहाँ जाऊंगा जब मैं गुड़गांव में शिफ्ट हो जाऊंगा। गुरुजी महाराज ने तो सुन ली, और अगेंस्ट ऑल ऑड्स हर वो परेशानी जो गुड़गांव शिफ्ट करने के रास्ते में आ रही थी, 4 महीने में दूर हो गई, और हम 26 जनवरी को 2001 में अपने गुड़गांव के घर में थे। 18 फरवरी को शाम को मैं गुरुजी महाराज से मिलने के लिए निकल पड़ा। मुझे ये भी नहीं पता था जाना कहाँ है, लेकिन पूछ लेंगे। एम्पायर स्टेट के गेट पे पहुंचे, पता चला आज महाशिवरात्रि है, गुरुजी बड़े मंदिर में मिलेंगे। वहां से बड़े मंदिर एक रेड लाइट वाली कार को फॉलो करते हुए पहुंच गए, गाड़ी पार्क करी, सब संगत की तरह लाइन में लगे, और ज्यादा संगत भी नहीं होती थी उस जमाने में। मेन हॉल में पहुंचे, नजारा खूबसूरत था, ये कहने की बात नहीं, लेकिन जब महाराज को देखा तो एकदम से लगा शायद गलत जगह आ गए, ये तो कोई गुरु नहीं लगते हैं। और क्या करूं, सामने वाली संगत के शोल्डर पे टैप किया, हल्के से पूछा भाई साहब ये एम्पायर स्टेट वाले गुरुजी? तो उन्होंने मुड़े, मुस्कुराए और 2 बात बोली। ये दोनों बात मेरी जिंदगी का कॉर्नरस्टोन बन गए हैं। पहला बोला अंकल सही जगह आ गए हो। अंकल शब्द भी पहली बार सुना था इस तरीके से। और दूसरी बात उन्होंने बोली यहां से कहीं मत जाना। तो जब भी कभी सत्संग शुरू करता हूं तो ये 2 बात जरूर बोलता हूं, क्योंकि इन 2 बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी।
आप सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, आप सही जगह हैं और आपको यहाँ से कहीं जाने की ना जरूरत है और ना आपको जाने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज के पास आने के बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। और फिर एक चीज और बोल दी, जब तक गुरु जी की आज्ञा नहीं हो आप यहां से घर मत जाना। घर जाते जाते रात के 1:30-2 बज गए, क्योंकि महाराज की आज्ञा ही इतनी देर से हुई। घर पहुंचा, बता के नहीं गया था कहाँ जा रहा हूँ। सो आंटी वॉज वरीड बट सेड नथिंग। I was scared that she's going to be very upset, but I said nothing. Keeping quiet in these kind of situations has been the hallmark of successful married life. आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो चुप रहिए, और मैं चुप रहा और ये काम बहुत अच्छे से कर रहा हूँ इतने सालों से। तो एक सलाह अगर आप मुझसे ले सकते हैं तो ये है कि जब आप मुश्किल सिचुएशन में हो और अपने को एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो चुप रहिए। आंटी ने मुझे कुछ नहीं कहा और मैं सैटरडे को एम्पायर स्टेट में जाना शुरू हो गया। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, गुरुजी सबसे बात करते थे और मेरी तरफ कभी इशारा नहीं, देखा नहीं, तो रूटीन बड़ा सिंपल हो गया। सैटरडे को जाओ, महाराज के दर्शन करो, चाय प्रसाद लो, हलवा प्रसाद लो, लंगर छको और घर आ जाओ आज्ञा लेके। मुझे लगा शायद मैं महाराज के यहाँ आने के लायक ही नहीं हूँ। पॉसिबल है कि मुझे महाराज थोड़े दिनों में यहाँ से जाने को बोलने वाले हैं। तो मैं डर के पीछे बैठता था कि ना मुझे देखेंगे और ना उन्हें लगेगा मैं यहाँ आया हुआ हूँ, ना कुछ होगा। बेटी की बीमारी की बात तो बहुत दूर की थी, वहां तो कहने सुनने का जिक्र ही नहीं हो रहा था। हाँ, एक चीज जरूर हुई कि बेटी अपने आप से ठीक होने लगी और लगा महाराज से कहने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सालों के बाद ये बात में समझ में आई कि जरूरत थी भी नहीं। अगर कह भी देते तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, शायद ठीक ना होता, इसलिए अच्छा ही हुआ कि हमने कुछ बोला नहीं। कभी मौका मिलेगा दोबारा तो इस बात पे भी आएंगे कि जब गुरुजी ने कहा कि गुरु से मांगो मत, गुरु को केवल मान लो, तो इसका मैं क्या मतलब समझा। लेकिन फिलहाल अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। 6-7 महीने हो गए। एक दिन महाराज के सामने जब मैं हलवा प्रसाद लेने के लिए सामने हाथ किए, सिर नीचे, चरणों की तरफ देखते हुए, क्योंकि महाराज के फेस को देखना और आई कांटेक्ट करना मेरे लिए ना तब पॉसिबल था ना अब पॉसिबल है। मुझे उन संगत से बहुत ईर्ष्या होती थी जो गुरुजी से बड़े कैजुअली बात कर लेते थे, आज भी कर लेते हैं। मेरे से ना तब हुआ ना अब होता है। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि हाथ में हलवा प्रसाद आया नहीं, तो मुझे लगा कि शायद आज महाराज ने प्रसाद नहीं देना और आज फाइनली ही विल से कि तुम यहां से निकलो। And my heart started pounding. And finally, after a gap of few seconds, I looked up. And when I looked up, I saw Maharaj with halwa prasad in his hand, looking at me, smiling with a very benign, loving, caring look. And I was relieved a little. And then he asked, "Ki na hai tera?" You know, you spend so much time thinking, महाराज कभी मुझसे बात करेंगे, कभी बात करेंगे, क्या वो दिन भी आएगा वह जब हम महाराज से अपनी दुख सुख की कह पाएंगे। लेकिन जब वो मौका आया कि महाराज ने मुझसे मेरा नाम पूछा, तो मुझसे मेरा नाम ठीक से नहीं बताया गया। आई वॉज विशिंग एंड प्रेइंग कि यहाँ से मैं कितनी जल्दी गायब हो जाऊं, कहते हैं धरती फट जाए, यहाँ से साफ हो जाओ, लेकिन महाराज के सामने 1 सेकंड एक्स्ट्रा नहीं रहना। दैट वाज द ऑरा। पूरा नाम भी नहीं बता पाया। मैंने बोला महाराज मेरा नाम राजकुमार है। सेकंड क्वेश्चन, क्या करता है?
मैंने बोला गुरुजी मैं फौज में था, नेवी में था, कमांडर था, रिटायर हो गया. एंड देन देयर वाज अ पॉज. ही स्माइल्ड एंड देन ही सेड आ जाया कर. वुड यू बिलीव द रिलीफ? दैट मोमेंट इज फ्रोजन इन टाइम फॉर मी. मेरे लिए उससे बढ़िया समय कभी नहीं हुआ. जैसे जैसे मैंने भसीन आंटी को कहते हुए सुना कि हमारी लाइफ के 3 हिस्से हैं, उन्हें आप चाहे 3 जन्म कह लो. एक गुरुजी से जुड़ने से पहले का, और एक जब जुड़े तब. तो मुझे कल ये समझ में आया कि जब गुरुजी ने प्यार से मुझे कहा आ जाया कर, वो मेरा दूसरा जन्म था. दैट डे गुरु गेव मी इन ए वे अ बर्थ एज हिज डिसाइपल. अपनी संगत की तरह से मुझे अपना के मुझे दूसरी जिंदगी दी, और मैं ये चैप्टर वहां से शुरू हुआ. मैं बहुत खुश, जैसे जैसे पैरों में पंख लग गए. बाहर चल के आया तो एक अंकल खड़े थे. चुपके से मेरे कान बोलते, अंकल कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो. मैंने उनकी तरफ देखा, समझ में नहीं आया. बोले अंकल आपका एडमिशन हो गया महाराज की संगत में. उस दिन एडमिशन हो गया. उस दिन ये डर खत्म हो गया कि मुझे गुरुजी अपनी संगत में नहीं आने देंगे. ये डर खत्म हो गया कि मुझे बहुत कुछ अच्छा बनने की जरूरत थी ताकि मैं गुरु की संगत बन सकूं. ये बात समझ में है कि आप जैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ऊंचे हैं, नीचे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. अमीर तो वो है जिसके साथ गुरु है. भाग्यशाली वो है जिसके साथ गुरु है. और जिसके साथ गुरु है उसे फिर कुछ नहीं चाहिए. उस दिन दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में गिनती हो गई जिस दिन महाराज ने अपनी शरण में ले लिया. न फिर कुछ बोला, न कुछ सुना, न पूछा, और फिर हमारी जिंदगी सैटरडे टू सैटरडे हो गई. जैसे आपके सोचे कि आप अपनी बैटरी चार्ज कराने चले जाएं और एक वीक आपका गुजर जाए, और फिर अगर आप किसी वजह से नहीं गए तो उसके बाद का हफ्ता आपकी जिंदगी का सबसे खराब हफ्ता बीता था. महाराज के पास नहीं गए, दर्शन नहीं किए, दरबार में गए, बैटरी में दम ही नहीं है. इसलिए सब कुछ किया. जॉब ऐसी थी कि इंटरनेशनल ट्रेवल करता था, मगर ये तय था कि मुझे फ्राइडे को रिटर्न होना होगा ताकि मैं ओवरनाइट ट्रेवल करके सैटरडे को दरबार में आ जाऊं. गुरुजी के अलावा कुछ नहीं सूझता. एक तरीके से जुनून होता. आंटी को ये बात समझ में नहीं आई कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि गुरुओं में कोई बहुत यकीन नहीं था, मेरा भी नहीं था. और पर उन्होंने मुझे रोका नहीं, मगर साथ चलने को तैयार नहीं हुई. और मैंने कभी उनसे गुरुजी का जिक्र नहीं किया. और जिक्र इसलिए नहीं किया कि मैंने उन्हें गुरुजी के बारे में बोलना है, एंड आई न्यू वो कुछ उल्टा सीधा बोल देगी. तो चुप रहो, वो मुझे कुछ ना बोले, मैं उन्हें कुछ नहीं बोलूं, और हमारा काम चलता रहे. आंटी के दिमाग में ये था कि अभी फौज छोड़ी है बंदे ने, अभी उसकी 3 बेटियां हैं जिनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, लेट अलोन अदर थिंग्स, और ये पता नहीं किस गुरु के चक्कर में पड़ गया है. एंड शी लेटर टोल्ड मी, उसको एक फियर था कि ये किस दिन अपना सामान उठाने आएगा घर में, कि मैं जा रहा हूं, मुझे मेरा गुरु मिल गया है, अब तुम अपना संभालो. एंड शी यूज्ड टू बी स्केर्ड. पर हम बोलते कुछ नहीं थे. लेकिन मैं देखता था गुरुजी सबको कहते थे आंटी को साथ लाना, आंटी को बोलते थे अंकल को साथ लाना. अब मैं सोचता था कि मैं अपनी आंटी को साथ में कैसे लेके जाऊंगा. मैंने सोचा महाराज इसका तरीका भी आप ही निकालोगे, मुझे मुझे नहीं पता. आई हैव नो आइडिया.
हुआ ये, एक दिन साल भर के करीब ही हो गया होगा, सुबह 5 बजे मैं जब जगा तो मैंने देखा आंटी डरी हुई बैठी है बेड के कोने पे। मैंने पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने बोला कि घर में कोई चोर है और दिख नहीं रहा है, और मैंने सारा घर ढूंढ लिया, सारे दरवाजे अंदर से बंद हैं, वो गया कहाँ। तो मैंने कहा चलो ढूंढते हैं। सारा घर छान मारा, कोई नहीं दिखा, तो मुझे लगा शायद इसने सपना देखा हो। बोली नहीं, सपना नहीं देखा था, जगने के बाद में देखा। तो मैंने पूछा चलो वहम है, इसको थोड़ा बात करते हैं। मैंने पूछा कैसा था, एंड देन शी नरेटेड टू मी। उस जमाने में गुरुजी के स्वरूप होते नहीं थे, मिलते भी नहीं थे, और मेरे पास भी नहीं था, तो आई शी वुड नॉट हैव नोन। तो कहती है एक गोरा सा सुंदर सा गंजा सा आदमी था, और ना उसने बड़े चमकीले से एक्सोटिक बड़े महंगे वाले कपड़े पहने थे, और ना ड्राइंग रूम में लाइट तो बंद थी, मगर उनके चारों तरफ ऐसे रोशनी थी कि सारे ड्राइंग रूम में रोशनी थी, तो मुझे वो रोशनी में दिखे। बल्कि दिखे क्या दिखा, चोर को बता रही थी ना, डिस्क्रिप्शन तो चोर का हो रहा था, गुरुजी का थोड़ा ही हो रहा था। और हाथ दोनों सामने फोल्ड करके फ्रिज के पास खड़े होके सारे घर को मुस्कुरा के देख रहा था। अब मेरी सोचो मैं क्या बोलता। एंड देन शी डिस्क्राइब, उस दिन मैंने हिम्मत की और मैंने उसे बोला भगवान ये चोर नहीं थे, और ये कोई छलावा भी नहीं था, ये भ्रम भी नहीं था, ये महाराज आए थे, आपको दर्शन दे के गए हैं, और अब मेरी एक प्रार्थना है, एक बार चलो देख तो लो, अच्छा लगे तो जाना, ना अच्छा लगे मत जाना, लेकिन ये भी देख लो मैं कहा जाता। आंटी ने सुना मगर इग्नोर कर दिया, बोली नहीं, पर मुझे कुछ बोला भी नहीं। गुरुजी पंजाब चले गए 2002 में, और आपस में हम लोग बात करते नहीं थे किसी से, इसलिए ये नहीं पता था कि कौन गए, कहाँ गए, कैसे गए, कब आएंगे। मैं अपना सैटरडे को जाता, मत्था टेकता बाहर आयरन गेट पे और चला आता था। एक मार्च में मुझे सपना आया महाराज का, मुझे बोलते तू हर हफ्ते आता है, अब जरूरत नहीं है, तो 14 अप्रैल को आना, मैं वहीं मिलूंगा। मैं सुबह खुश होके उठा, पहली बार महाराज का सपना देखा था, तो वैसे ही काफी हाई था, अपना नशा सा था। गुरुजी का ड्रीम को ऐसे थोड़ा ही आ जाता है। और मैंने सुबह सुबह पहली चीज आंटी को बताई कि मुझे गुरुजी का सपना आया, उन्होंने बोला 14 अप्रैल को आना। मैंने सोचा बहुत खुश होने वाली है, उसका तो माथा ठनक गया कि अब तो इसे सपने भी आने लगे हैं, अब इसका क्या होगा हमें नहीं पता। एनीवे, बोली कुछ नहीं, मैंने अपनी बात खत्म की, और फिर मैं 14 अप्रैल को गया, तो पता चला 13 की रात को गुरुजी आए थे, और 14 अप्रैल को पहली संगत पंजाब से वापस लौटने के बाद में थी, और गुरुजी वहीं मिले। मैं बहुत खुश होकर रात को उसको बताया कि गुरुजी मिले, और पहली बार आज आए पंजाब से, तो संगत है। एंड देन उसने सोचा कि कुछ तो है, एंड देन शी एग्रीड कि चलो चलते हैं। अगले सैटरडे को आंटी मेरे साथ, हम लोग अंदर घुसे, माथा टेका, और मैंने कहा कि चल पीछे बैठते हैं, आगे नहीं बैठ। तो आंटी मुझे कहती है कि नहीं, मैं आगे बैठूंगी। मैं वहां कुछ ज्यादा बहस भी नहीं कर पाया,
ने उसे यही समझाने की कोशिश की कि हमारे जैसे लोग पीछे ही बैठते हैं आंटी। तो बोली नहीं, मैं सामने बैठूंगी। मैंने फिर कहा अच्छा ठीक है, आप आगे जाके बैठ जाओ, मैं अपनी जगह पीछे म्यूजिक सिस्टम के पास बैठता हूँ। मैं तो आगे आने वाला नहीं, तेरे चक्कर में मैं अपनी कुछ गड़बड़ करने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ पीछे बैठ के सुखी हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कहता, मैं किसी को कुछ नहीं कहता। आंटी आगे जाके बैठ गई और गुरुजी की तरफ देखने की कोशिश की, 3-4 बार आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश की। और जब भी आंटी गुरुजी की तरफ देखे तो गुरुजी बात करते करते भी मुड़ के आंटी को देखें एंड शी विल लुक डाउन अगेन। और ये 3-4 बार हुआ। हम तो वापस आ गए। आंटी को तो वो आईज नहीं भूले और वो रात को चौंक चौंक के उठे, सोए भी नहीं कई दिनों तक। अब मैंने समझाया, मैंने कहा मना किया था, अब भुगतो। फिर आंटी ने अगली बार जब हम गए तो मुझे कहती पीछे ही बैठेंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आ जाओ अब मेरे साथ बैठो, इधर ही बैठेंगे, हम आगे नहीं जाके बैठते। लेकिन ये बात पूरी नहीं हुई थी। आंटी ने अपने बाल कटवा लिए, खूब छोटे करवा लिए। तो उस दिन जब हम सैटरडे को मंदिर जाने लगे तो मुझे कहती आज मैं फिर से आगे बैठूंगी। मैंने कहा आज क्या हुआ? बोले आज मेरे बाल कट गए, गुरुजी को पता ही ना चले कि ये कमांडर आंटी है। ये है कौन? तो कौन बहस करे? मैंने कहा जी आप आगे जाके बैठे। अच्छा ये खाली मेरी आंटी को नहीं है, ये काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि हेयर स्टाइल चेंज होने से शक्ल बदल जाती है। तो मेरी आंटी को भी ये दिमाग में आया कि मेरा हेयर स्टाइल बदल गया। गुरुजी ने नहीं पहचानना तो नहीं पहचाना। ये आगे जाके बैठी, मैं पीछे जाके बैठा। और थोड़ी देर में सिंगला अंकल को गुरुजी ने बुलाया, उन्हें कुछ बोला और सिंगला अंकल आंटी की तरफ चले। आंटी डर गई कि शायद आगे बैठने की वजह से उन्हें शी विल बी टिक्ड ऑफ एंड टोल्ड कि ये तुमने ठीक नहीं किया। आंटी के पास आके बोले आंटी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आंटी कुछ बोले से बोलते कि आपका तो डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो क्या हो गया? गुरुजी ने बोला ये कमांडर आंटी है, बाल कटा के आई है। मतलब आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो महाराज को वो क्लियर कर देना होता है। एंड शी न्यू। उस दिन के बाद से फिर आगे बैठने की हिम्मत तब तक नहीं हुई जब तक गुरुजी ने खुद इशारा करके नहीं बोला कि यहीं बैठ जाओ। एंड गुरुजी न्यू कि आपको कब पास बैठाना है, कब पीछे भेज देना है। लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में खटक गई थी। मुझे 7 महीने लगे गुरु के दरबार में जाके मथा टेकते हुए, हलवा प्रसाद खाते हुए, और मेरा एडमिशन हुआ वो भी बेसिक क्लास में। आंटी को गुरुजी बुलाने गए, लेके आए, सामने बैठाया और कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ये बात देर से समझ में आई, लेकिन आ गई कि आंटियों का कनेक्शन गुरु से बहुत अलग होता है। अंकलों का कनेक्शन बस कनेक्शन ही है। और इस चीज को जब एक बार समझ लिया, देन आई न्यू कि आंटी के पीछे ही खड़े होने में भलाई है। तुम्हारा कनेक्शन हो ना हो, इसका सॉलिड है और इसके कनेक्शन के चक्कर में अपना भी काम चल जाएगा। आगे बढ़ूं इससे पहले मुझे इस चीज के बारे में एक बात और कहनी है। जब दिमाग में ये सब घूम रहा था तब एक दिन किसी संगत ने बोला कि गुरुजी कहते शिव पुराण पढ़ा करो। तो हमने कहा चलो पढ़ लेते। तो शुरू में ही पहले 3-4-5 पन्नों के अंदर ही एक स्टोरी आई। वो स्टोरी एक ब्राह्मणी की थी जिसका पति बुरे कर्मों की वजह से मरने के बाद में राक्षस बन गया। लेकिन
ये अच्छे कर्मों की वजह से सीधे मां पार्वती की सेवा में पहुंची। ये स्टोरी छोटी है लेकिन इसको सुन लीजिए। सेवा में पहुंचते ही सबसे पहला काम उस लेडी ने, आंटी ने ये किया कि मां पार्वती से पूछा कि मां, मेरा एक पति होता था, वो कहाँ है? और उन्होंने बताया कि इस तरीके से राक्षस बन गया है, तो वो वहां पे अपना बुरा वक्त काट रहा है। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि अगर आप खुश हैं तो आप मेरे पति पे मेहर कीजिए, उसको अपनी शरण में ले लीजिए। बहुत लंबी स्टोरी है लेकिन इसका छोटा सा कॉन्टेक्स्ट ये है कि आपकी जो आंटी है उसकी रिकमेंडेशन शिव के दरबार में सुनी जाती है। आप कैसे भी हो, अगर आपने अपनी आंटी का ध्यान से ख्याल रखा है तो वो आपको अभी नहीं आगे भी काम करेंगे, हाथ पकड़ेंगे और आपको दाएं बाएं नहीं होने देंगे। तो उस स्टोरी का, चैप्टर का एंड यहाँ होता है कि वो उनको बुला के लाते हैं, उनको शिव पुराण पढ़वा देते हैं, उनका कल्याण हो जाता है और आंटी के मन की हो जाती है। तो आपकी आंटी आपको काफी आगे तक हेल्प करने वाली होती है, और क्योंकि वो गुरु से दिल से जुड़े होते हैं। यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं एक अंकल को, मेरे एक साथी, बहुत सालों के साथी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है राजकुमार, मुझे कुछ, गुरु के पास नहीं आते थे, दोस्त थे मेरे, तो आप किसी को जानते हो जो मेरी फाइल क्लियर करवा दे? उस जमाने में और आज तक गुरु के अलावा हम किसी को जानते ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं और कौन है क्या है। तो मैंने बोला जी जरूर जानता हूं और आपकी फाइल क्लियर हो जाएगी, लेकिन आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो बोला ले चलो। उन्होंने सोचा कि कहाँ जाओगे? मैंने कहा गुरु जी के पास। उन्हें सोचा गुरु के पास बड़े बड़े लोग आते हैं तो वो उनसे किसी से कह के फाइल क्लियर करवा देंगे। वो महाराज के दरबार में लेके आया, उन्होंने मत्था टेका, गुरु जी ने पूछा भी नहीं, मगर हुआ ये कि 15 दिन में उनकी फाइल क्लियर हो गई, उनका प्रमोशन हो गया और उन्होंने अपनी पोजीशन टेक ओवर कर ली। पर गुरुजी ने मत्था टेकने के टाइम बोला कि 31 दिसंबर को बड़े मंदिर में आना। इनका काम तो हो गया लेकिन ये गुरु से जुड़े नहीं, इन्होंने मंदिर में आने से साफ मना कर दिया। और मैं समझ गया कि इनका काम तो हो गया लेकिन गुरु के साथ इनकी जर्नी यहीं तक है। तो इन्होंने मुझे बोला कि राजकुमार कुछ जमा नहीं भाई। मैंने कहा रहने दे, तेरा काम हो गया। तो एक चीज समझ में आ गई, गुरु से जुड़ने में और तुम्हारा काम होने में बहुत फर्क है। जिनका काम जल्दी से हो जाता है जरूरी नहीं कि वो गुरु से जुड़े हों। जो गुरु से जुड़ते हैं वो गुरु से जुड़ते हैं, और जिनका काम होता है उनका काम होता है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक चीज और समझ में आई, और ये चीज आज दिमाग में आ रही तो मुझे अभी इसको कह लेने दीजिए। हम लोग सत्संग करते हैं, मैंने सत्संग किए भी हैं, सुने भी हैं, और इतनी सारी संगत है जिनकी खूब इज्जत करता। आप ये समझिए कि, लेकिन ये जो संगत है जिनकी मैं इज्जत करता, उनकी मैं सुनता भी हूं, लेकिन उनसे मैं जुड़ा नहीं। मेरा जुड़ाव केवल केवल गुरुजी महाराज से। किसी का कनेक्शन गुरु से कितना स्ट्रांग है, इसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। और गुरु के दरबार में मिनिस्टर भी आते हैं, गुरु के दरबार में
बड़े बड़े लोग भी आते हैं। इसके लिए गुरु महाराज का एक बड़ा फेमस सा प्यारा सा सेंटेंस है जो मुझे पहले भी सुना था और कल फिर से मैंने बसीन आंटी के मुंह से सुना, और वह असी की लेना, जो होंगे होंगे अपने लिए होंगे। सवाल ये है कि इसमें मैं कहाँ हूं। सो जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन हो, जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन, असी की लेना, सानू की। मेरे बाबा जी मुझे एक छोटी सी स्टोरी सुनाया करते थे, और वो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती मुझे याद आ जाती है। मुझे आपको सुनाने दीजिए ताकि आप भी उसको उस तरह से याद करें। वो एक बड़े से चौधरी साहब से मिले, और चौधरी साहब ने उन्हें सुनाया कि जी मेरे घर में 10 ट्रैक्टर हैं, 250 एकड़ जमीन है, इतनी खेती होती है, इतना पैसा आता है, और वगैरह वगैरह। जब उन्होंने 15 मिनट ये सब कुछ सुना लिया तो बाबा जी ने कहा, जी वो तो ठीक है, पर मुझे तो इससे फर्क पड़ेगा कि मेरी थाली में क्या आएगा। अगर मेरी थाली में कुछ नहीं आया तो मैं आपके ट्रैक्टर्स का क्या करूंगा। इसी तरीके से जब मैं ये सब देखता हूं तो मुझे ये समझ में आ जाता है कि ये सब तो ठीक है, पर असी के लिए मेरी थाली में जो आएगा वो तो गुरु जी के माध्यम से आएगा। कोई संगत कितनी भी बड़ी हो, कमांडर अंकल सत्संग बहुत अच्छा करते हैं, ये चीज मैं बहुत बार सुन चुका हूं, इससे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये मेरी सेवा है, मैं करता हूं। सुनना आपकी सेवा है, आप कर रहे हैं, और जब आप सुनाएंगे तो मैं सुनूंगा। ये तो ब्लेसिंग्स गुरु की मिलने का एक तरीका हो गया, लेकिन हम एक दूसरे को अपनी ब्लेसिंग ट्रांसफर नहीं कर सकते। और किसी संगत के पीछे चल के आप कहां पहुंचेंगे, इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं। हम लोग एक फंक्शन में गए जिसमें शायद गुरुजी भी आने वाले थे, और हमें एड्रेस नहीं मिल रहा था। उस जमाने की बात है जब जीपीएस नहीं होता था। तो सामने गुरुजी की कार आ गई, और मैंने और आंटी ने सोचा कि ये गुरुजी की कार है, इसको पीछे करते ये वहीं जा रही होगी। तुम उसको फॉलो करते करते पहुंच गए, उसने तो कहीं ले जाके पार्क कर दी भाई साहब। और अब पहले तो हमें ये नहीं पता था हमें जाना कहाँ है, अब हमें ये भी नहीं पता था कि हम अब कहाँ हैं। तो संगत को फॉलो करते करते आप कहां जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। गुरु को फॉलो करते करते कहां जाएंगे इसकी गारंटी है। तो मैंने कभी कभी बहुत पहले गीता पढ़ी थी और अब शिव पुराण पढ़ी, और दोनों में एक चीज मैंने सुनी, और आप इसको गुरु जी ने जो कहा उसको रिलेट करके देखिए। कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो जिसकी पूजा करता है वो उसी को प्राप्त कर लेता है। जो जिसका अनुसरण करता है, जो जिसको फॉलो करता है उसको प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो मुझे फॉलो करता है वो मेरे पास आता है। कभी भी फॉलो करें तो ये सोच के करें कि मैं वहीं जाऊंगा जहां ये जा रहा है, और अगर ये गड्ढे में गिर गया तो मैं भी उसी गड्ढे में मिलूंगा। चूज वाइजली, सुनो सबकी, प्यार भी करो सबसे, जुड़ो भी सबसे, मित्रता भी बना के रखो, क्योंकि संगत में आपस में परिवार वाली फीलिंग जरूर आनी चाहिए। लेकिन जुड़ो, और जुड़ो केवल गुरु जी महाराज से, क्योंकि हमें यहां भी और इस जीवन के बाद भी गुरु के चरण चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो ये सबक बहुत पहले मिला, और ऐसी बात नहीं, ऐसी भी संगत है आज, पुरानी भी है, जिनके सामने मैं बैठ नहीं सकता हूं इज्जत की वजह से। मैं उनके सामने खड़ा ही रहता हूं, लेकिन मुझे जुड़ना केवल गुरुजी महाराज से। आप सब अगर आज के सत्संग से एक टेक अवे ले सके, और वो ये कि गुरुजी महाराज से जुड़े और किसी से नहीं। एक शब्द चला करता है बड़े मंदिर में, एक तकिया भरोसा तेरे चरना का, बाकी सबे ढाइया ढेरिया। एक भरोसा,
इसका अंदाजा हुआ जब हमारे गुड़गांव की संगत है, उन्होंने एक मंदिर बनाने के लिए, सनातन धर्म का एक मंदिर सेक्टर 56 बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे। मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आप किसी को जानते हो, हमें मंदिर बनाने में हेल्प करे, जमीन अलॉट करवा दे। हमने कहा जी जानते हैं, अपने पुष्करना अंकल हैं, इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की और मैं इनकी पूरी टीम को जो मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे थे दरबार में महाराज के पास एम्पायर स्टेट में ले गया। वहां उन्होंने किसी की सुनी नहीं, देखा और उनका कल्याण कर दिया। मैंने बोला भाई कल्याण हो गया, अब तो तुम्हारी मंदिर की जगह मिल जाएगी। इन्होंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन 15-20 दिन के अंदर पुष्करना अंकल के पास उनके मंदिर के अलॉटमेंट के ऑर्डर आ गए और वहां पे उनका प्रोग्राम शुरू हो गया। मैंने सोचा कि ये मंदिर गुरुजी की ब्लेसिंग से अलॉट हुआ है तो हमें इससे जुड़ना चाहिए। लेकिन उसी शाम को सिंगला अंकल का फोन मेरे पास आया और कहा कि कमांडर गुरुजी का हुक्म है कि तुझे वहां नहीं जाना है, तुझे यहीं आना है। फिर उस मंदिर से, मैनेजमेंट से जुड़ने की मतलब नहीं, मेरे आने की जगह, मेरे मत्था टेकने की जगह केवल गुरु के चरण, मुझे कहीं और मत्था टेकने की आज्ञा ही नहीं है और मिली नहीं, और आपको किसी को जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब एक तेरे चरणों का भरोसा तक लिया है, भरोसा ले लिया है, तो बाकी जितनी ढेरियां हैं उन्हें ढाना जरूरी है। इसको आप दो तरह से भी ले लें, जब तक बाकी ढेरी नहीं ढहेंगी तब तक गुरु के चरणों में भी नहीं आ सकते। इसलिए आपको सबसे दूर होके केवल एक गुरुजी महाराज से जुड़ने का मन में भाव रखना चाहिए। अब आ जाते हैं एक सबक जो महाराज से मिला कि गुरु की पूजा कैसे की जाए। आप सब लोगों के दिमाग में भी आता होगा और सब तरीके से करते हैं अपने अपने तरीके से। मेरे मन में जो आया वो ये है कि किसी तरह की कोई भी पूजा की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप अपना काम ढंग से करें। जो भी आपका काम है, गुरुजी महाराज का एक बहुत पहले एक मैसेज सुना था कि सबसे बढ़िया सेवा ये है कि अंकल अपनी आंटी की सेवा करें, आंटी अपनी अंकल की सेवा करें, दोनों मिलकर अपने परिवार की सेवा करें और अच्छे से उन्हें पालें, जिम्मेदारी निभाएं। और ये सब करते समय गुरु महाराज को अपने दिल में धारण करें। कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, बस इतना कर लें। और इसके अलावा अगर और थोड़ा सा करना है तो वो ये है, बहुत पहले से ये सुनते आ रहे हैं और ये अपने जनरल कपूर अंकल जो गुड़गांव की संगत के हैं उनके माध्यम से सुना कि गुरुजी ने उन्हें धर्म के बारे में कुछ पूछा और जब इनसे कुछ ठीक से बताया नहीं गया तो उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो जानने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपसे किसी का अच्छा हो जाए तो कर दीजिए और नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि आपकी वजह से किसी का बुरा नहीं हो। डोंट बी द कॉज फॉर समबडी एल्सेस सॉरो। किसी के दुखों का कारण है। और जब समय मिले तो गुरु को याद करें, बनाने वाले को याद करें जिसने आपको इस लायक बनाया। आप उन्हें याद करते रहें, उतना काफी है। मैंने बस उस चीज को अपने दिमाग में रखा है और आज तक याद रहे। बस मैं अपना काम करता हूं, अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाने की कोशिश करता हूँ। महाराज उसमें आगे आगे रहते हैं, मैं तो खाली पीछे पीछे रहता हूँ, क्योंकि करने कराने वाले तो महाराज ही हैं। क्योंकि जिंदगी का कंट्रोल अब हमारे अपने हाथ में नहीं, अब ये महाराज के हाथ में।
जिस तरह से रखते हैं वैसे रहते हैं, जो करते हैं वैसे करते हैं। और जो कुछ होता है अब जिंदगी में ये गुरु महाराज की मर्जी से होता है। अब आंटी की सेवा पे बात आई तो एक चीज मैं समझता हूं, आप कितना भी गुरु जी की जप तप ध्यान कर लें, लेकिन अगर आपके घर में आपकी आंटी सुखी नहीं है, परेशान है, आपकी वजह से है तो बहुत ही बुरा है, और आपने कुछ नहीं किया तो फिर इस पूजा पाठ से कुछ नहीं होने वाला है। गृहस्थ जीवन बहुत सुखी होना चाहिए, एक दूसरे के लिए सपोर्ट करते हुए गुरु जी महाराज से जुड़े रहें, इससे बड़ी गुरु की सेवा नहीं हो सकती। हमारे यहाँ बहुत पहले से कहा गया और मैंने सुना भी है, लेट मी फिनिश दिस, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। गुरु जी तो उसी घर में आएंगे जिसमें आंटियों की पूजा होगी, रख रखाव अच्छा होगा, प्यार होगा, इज्जत होगी, और ये नहीं है तो फिर गुरु जी खुश नहीं होने वाले हैं। एक तरीके से ये बात बहुत पहले समझ ली थी। आज के सत्संग के लिए 2 बातें और बोलूंगा और उसके बाद आज का सत्संग हम लोग वाइंड अप कर देंगे। एम्पायर स्टेट में मैं गुरुजी से आगे लेके बाहर खड़ा था और गुरुजी के क्लास फेलो या उनके क्लास के सीनियर मास्टर जी बाहर वेट कर रहे थे। उन्हें भी हमारे बिल्डिंग की सोसाइटी में ही आना था, तो उन्होंने मुझसे पूछा आप उधर जा रहे हैं? मैंने कहा जी जरूर, और उन्हें मैं अपने साथ ले आया। उन्हें जिसके यहाँ जाना था वो घर में थे नहीं, तो मैंने उन्हें अपने घर में थोड़ी देर के लिए रुकने की रिक्वेस्ट कर ली। मास्टर जी घर में आ गए, मास्टर जी बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, और गुरु जी उनके पास फोन आता है, और इस चीज का किसी को पता नहीं था क्योंकि मास्टर जी मेरे पास आ गए, ये केवल मेरे और मास्टर जी के बीच की बात थी। गुरु जी कहते कमांडर के घर बैठा है? उनका हाँ जी गुरु जी। तो मजाक में बोले फौजी के घर आया तो एक पैक विस्की का लगा ले। सो मजाक अपनी जगह है, लेकिन असली बात यह है कि गुरु जी को पता है हम कहाँ हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, हम किसके साथ हैं, क्यों हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो एक चीज याद रहे कि बिन बोलिया सब कुछ जानता है, और सतगुरु प्यारा मेरे नाल है।